दोस्तों नमस्ते। दोस्तों मैं डॉक्टर नित्यानंद, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था फिजियोलॉजी के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किया था। आज भी फिजियोलॉजी के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। साथ में ये सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं है, इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन एराइज हो सकते हैं इस पे भी हम लोग डिस्कस करते हैं। फिर उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यू देखेंगे जो बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड है, उसको देखेंगे। लास्ट के जो 3-4 मिनट के वीडियो होंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट जो मेरा वीडियो आएगा वो एनाटॉमी से रिलेटेड वीडियो आएगा। तो एक क्या कौन सा पार्ट है? फिजियोलॉजी पार्ट 2। फिजियोलॉजी पार्ट 2 में हम धीरे देखना है। पार्ट 2 पार्ट फर्स्ट ऑलरेडी मेरे चैनल पे पड़ा हुआ, वहां से देख सकते हैं। द फर्स्ट हर्ट साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय। फर्स्ट हर्ट साउंड जो होता है किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है? क्लोजर ऑफ सेमिलुनर वाल्व, क्लोजर ऑफ आर्टियोवेंट्रिकुलर वाल्व, बोथ नन ऑफ एबव। राइट आंसर इज क्लोजर ऑफ आर्टियोवेंट्रिकुलर वाल्व। ये क्या होता है? ये जो प्रोड्यूस होता है इस साउंड को हम लोग बोलते हैं लब। क्लोजर ऑफ सेमिलुनर वाल्व जो होता है ये क्या होता है? सेकेंड हर्ट साउंड होता है। सेकेंड हर्ट साउंड क्लोजर ऑफ सेमिलुनर वाल्व से प्रोड्यूस होता है। इस पे एक पूरा डिटेल्स वीडियो ऑलरेडी फिजियोलॉजी के क्लास में मैं बता चुका हूं। क्लोजर ऑफ सिमिलर सेकेंड हर्ट साउंड, ये क्या होता है? डब होता है, लब एंड डब। अब आगे बढ़ लेते हैं यहीं से। द नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ फर्स्ट हर्ट साउंड। फर्स्ट हर्ट साउंड का नॉर्मल ड्यूरेशन कितना होता है? ए 0.102 0.17 सेकेंड। सेकेंड हो गया 0.102 0.14 सेकेंड। थर्ड हो गया 0.072 0.17 सेकेंड। 0.22 से 0.04 सेकेंड। राइट आंसर हुआ 0.102 0.17 सेकेंड, ए। ठीक है। अब यहीं पे सेकेंड 0.102 0.14 क्या है? सेकेंड हर्ट साउंड का ड्यूरेशन है। थर्ड हर्ट साउंड का ड्यूरेशन क्या होता है? 0.072 सेकेंड। फोर्थ हर्ट साउंड का क्या होता है? 0.022 0.04 सेकेंड। अब यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताना बहुत जरूरी है। फर्स्ट हर्ट साउंड एंड सेकेंड हर्ट साउंड को क्या ये ऑडिबल होता है? किसके थ्रू हम लोग सुन सकते हैं? स्टेथोस्कोप के थ्रू। ठीक है। थर्ड ऑडिबल बाय स्टेथोस्कोप। थर्ड हर्ट साउंड को स्टेथोस्कोप से नहीं सुना जा सकता है। इसको कैसे सुना जाता है? माइक्रोफोन के थ्रू, या अभी एडवांस टाइप के स्टेथोस्कोप आए हैं उससे भी सुना जा सकता है। बहुत ही एडवांस है जो कार्डियोलॉजिस्ट लेके चलते हैं। और 0.022 0.04 सेकेंड क्या होता है? फोर्थ हर्ट साउंड होता है जो कि सुनाई नहीं देता, इनऑडिबल होता है। ये कब सुनाई देता है? इन द केस ऑफ पैथोलॉजिकल केस में ये सुनाई देता है। ठीक है, पैथोलॉजिकल। अब क्वेश्चन क्या है? यहां से घुमा के पूछ सकता है इन पैथोलॉजिकल कंडीशन विच हर्ट साउंड फाउंड। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ऐसे दे सकता है घुमा के पैथोलॉजिकल कंडीशन में। यार क्या कर, पैथोलॉजिकल अच्छे से लिख दो। पैथोलॉजिकल कंडीशन में। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। काजेज ऑफ सिस्टोलिक मर्मर एक्सेप्ट। सिस्टोलिक मर्मर क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है जानना मर्मर होता क्या है। मर्मर एक एबनॉर्मल साउंड होता है जो कि प्रोड्यूस होता है हर्ट साउंड। मर्मर इज एबनॉर्मल अनयूजुअल हर्ट साउंड होता है। इसको कैसे हम लोग सुनते हैं? बाय द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप। मर्मर एक अनयूजुअल हर्ट साउंड होता है जिसको हम लोग स्टेथोस्कोप के द्वारा सुनते हैं। ठीक है, अब देखेंगे सिस्टोलिक मर्मर क्या होता है। सिस्टोलिक मर्मर
मरमर जो होता है प्रोड्यूस होता है व्हेन सिस्टोल, जब सिस्टोल होता है तब क्या होता है, सिस्टोल होता है तो क्या होता है, एक मरमर प्रोड्यूस होता है इन द केस ऑफ पैथोलॉजिकल केस में। तो किन केसों में दिखाई देगा, एनीमिया, इनकम्पिटेंस ऑफ आर्टियोवेंट्रिकुलर वाल्व, स्टेनोसिस ऑफ सेमिनोरल वाल्व, पेटेंट डक्टस आर्टियोसस। ये मैंने क्या किया, मैंने एक क्वेश्चन खुद बनाए हैं। अच्छा यहाँ पे है क्या, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग क्या करेंगे, थोड़ा इसको क्लासिफिकेशन ऑफ मरमर यहाँ पे दिया हुआ है, इसको हम लोग देख लेते हैं। कार्डियक मरमर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, सिस्टोलिक मरमर, डायस्टोलिक मरमर, कंटिन्यूअस मरमर। सिस्टोलिक मरमर कब होता है, एनीमिया की कंडीशन में भी सिस्टोलिक मरमर सुनाई देता है, ठीक है। स्टोनिसिस ऑफ सेमिलुनर वाल्व, इनकम्पिटेंस ऑफ आर्टियोवेंट्रिकुलर वाल्व, वाल्व सेप्टल डिफेक्ट या कोआर्केटेशन ऑफ एओर्टा। डायस्टोलिक मरमर किसमें होता है ये भी देख लेंगे, स्टोनेसिस ऑफ आर्टेरियोवेंट्रिकुलर वाल्व और इनकम्पिटेंस ऑफ सेमिनुलर वाल्व। और कंटिन्यूअस मरमर सुनाई देने लगे ऐसे करके, एक कंटिन्यूअस मरमर जो सुनाई देता वो सुनाई देता है पेटेंट डक्टस आर्टियोसस, ठीक है। तो हमने ये जो क्वेश्चन देखा था वो क्या था, कंटिन्यूअस मरमर एक्सेप्ट, थोड़ा घुमा के दिया था, एनीमिया ऊपर लिख दिया ताकि थोड़ा कंफ्यूजन प्रोड्यूस हो, पेटेंट डक्टस आर्टियोसस में। ओके आगे बढ़ते हैं, यूजेज ऑफ ईसीजी। ईसीजी का यूज किस में किया जाता है, ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी जो होता है इसका यूज हार्ट अटैक बिल्कुल किया जाता है, हार्ट रिदम बिल्कुल किया जाता है, हार्ट रेट देखने के लिए बिल्कुल किया जाता है, मींस ऑल ऑफ एबव, राइट आंसर है। नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ पी वेव, पी वेव को हम लोग देखेंगे थोड़ा, सॉरी 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 सॉरी, हाँ पी वेव को देख लेते हैं। पी वेव, अच्छा यहां पे थोड़ा मैं बनाऊं, पी वेव, क्यू वेव, आर वेव, क्यू आर एस टी। तो इसको क्या बोलते हैं, पी वेव क्या होता है, थोड़ा मैं डिस्टेंस ले लिया हूं, ओ सॉरी पूरा रिमूव ही कर देता हूं फिर। पी वेव, क्यू वेव, आर एस टी, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। ओके ठीक है, रिमूव नहीं करेंगे अदरवाइज, इसको बोलते हैं पी वेव और ये होता है टी वेव। तो इसको हम यहाँ पे अच्छे से देखते हैं। ईसीजी नॉर्मल टाइम क्या होता है ये आप लोग देख लेंगे, एक बार ईसीजी पढ़ लेना जरूरी होता है, क्या इससे क्वेश्चन राइज होते हैं। ईसीजी लेट, हाँ पी वेव इसी को बोलते हैं पी वेव, इसको बोलते हैं क्यू वेव, इसको बोलते हैं आर वेव, इसको बोलते हैं क्यू आर यस, इसको बोलते हैं यस वेव, इसको बोलते हैं टी वेव। ओके फिर पी बन जाएगा। तो अब इसका नॉर्मल ड्यूरेशन क्या होता है, ये जो चार्ट होता है इसी में हम लोग काउंट करते हैं। तो अब आगे बढ़ जाता है, एक केवल हमने पिक लिया था आप लोगों को दिखाने के लिए। तो नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ पी वेव का नॉर्मल ड्यूरेशन क्या होता है, 0.1 सेकेंड, 0.2 सेकेंड, 0.082, 0.1 सेकेंड, 0.8 सेकेंड। राइट आंसर इज 0.1 सेकेंड। 0.2 सेकेंड किसका होता है, टी वेव का, ठीक है। और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो होता है उसका एक बार आप लोग देख लेंगे, मुझे लगता है 0.08 टू 0.1, बट एक बार आप लोग कंफर्म कर लेंगे, बट मैंने इसको लिख दिया सॉरी, ये टी वेव का ये होता है। हाँ आगे बढ़ते हैं, नॉर्मल पल्स रेट पर मिनट एट बर्थ। बर्थ के समय बच्चे का नॉर्मल पल्स रेट, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पल्स रेट कितना होता है, 150 से 180, 130 से 140, 90 से 90 और डी 72। राइट आंसर इज 130 टू 140,
संबुलिंगम में दिया हुआ है, वहां से देख सकते हैं। गैस्ट्रिन इज सिक्रेटेड फ्रॉम, गैस्ट्रिन कहां से सिक्रेट होता है? ड्यूडेनम, पैनक्रियाज, आइसलेट ऑफ लंगरहैंस। पैनक्रियाज के जो सेल्स होते हैं आइसलेट ऑफ लंगरहैंस, ये 1 to 2 मिलियन लगभग होते हैं। तो पाइलोरिक एंट्रम, राइट आंसर है पाइलोरिक एंट्रम। ठीक है, 7th हो गया। 8th देखते हैं, विच सेल ऑफ आइसलेट ऑफ लंगर सेल सिक्रीट इंसुलिन? ए सेल को क्या बोलते हैं? अल्फा सेल। बी सेल को क्या बोलते हैं? बीटा सेल। सी सेल को, डी सेल को क्या बोलते हैं? डेल्टा सेल। और एफ सेल को क्या बोलते हैं? पीपी सेल। इसका एक और नाम भी है, ए सेल को ए सेल भी दे सकता है और अल्फा सेल भी दे सकता है, बी सेल दे सकता है या बीटा सेल दे सकता है, सी सेल दे सकता है, सॉरी डी सेल दे सकता है या डेल्टा सेल दे सकता है, और एफ सेल दे सकता है या फिर पीपी सेल दे सकता है। पी से क्या होता है? पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड निकलता है, अल्फा सेल से ग्लूकेगॉन, बीटा सेल से इंसुलिन, और डेल्टा सेल से एक बार देख लेते हैं, सॉरी डेल्टा सेल से याद क्यों नहीं आया? इसमें पूरा डिटेल्स वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूं, बट यहाँ पे एक बार, हाँ, सोमेटोस्टेटिक। ओके, ह्यूमन पैनक्रियाज कंटेन अबाउट 1 to 2 मिलियन आइसलेट। इसका फंक्शन क्या होता है? एंडोक्राइन फंक्शन होता है, और इसके जो एंडोक्राइन फंक्शन में जो अल्फा सेल होता है वो सिक्रेट करता है ग्लूकेगॉन, बीटा सेल सिक्रेट करता है इंसुलिन, डेल्टा सेल सिक्रेट करता है डी डेल्टा, ऐसे भी लिखा जा सकता है, डेल्टा सेल सिक्रेट इंसुलिन, और फिर एफएफ सेल पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। मिडिल लेयर ऑफ यूट्रस, यूट्रस के कितने लेयर होते हैं? 3 लेयर। कौन कौन से? आउटर लेयर जो होता है उसको बोला जाता है सीरस लेयर, मिडिल नहीं, इसको पहले सॉल्व कर। मिडिल लेयर ऑफ यूट्रस इज नोन एज सीरस लेयर, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, नन ऑफ एवर। तो हम यूट्रस को देख लेते हैं। यूट्रस के कितने लेयर होते हैं? लेयर 3 लेयर, 3। पहला क्या होता है? आउटर लेयर जो होता है उसको बोलते हैं आउटर सीरस लेयर। मिडिल लेयर को क्या बोलते हैं? मायोमेट्रियम। और इनर लेयर को क्या बोलते हैं? एंडोमेट्रियम। तो राइट आंसर इज मायोमेट्रियम। ठीक है। एट द टाइम ऑफ ओवुलेशन विच हार्मोन्स इज इंक्रीज? ओवुलेशन के समय कौन से हार्मोन्स इंक्रीज करते हैं? एलएच, एफएसएच। एलएच क्या होता है? ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन्स। एफएसएच क्या होता है? फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। तो इन दोनों में इंक्रीज कौन करता है? क्या दोनों इंक्रीज करते हैं या नन ऑफ एवर? राइट आंसर इज एलएच क्या होता है? इंक्रीज करता है, एफएसएच डिक्रीज करता है। ओके, अब हम लोग बोले थे कि लास्ट में हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे, वो ये है नॉर्मली हीमोग्लोबिन। एक लैब से मैं निकलवाया हूं ये डाटा, ठीक है। ओ, इसमें चल नहीं रहा। ओ, हाँ, ये लैब से डाटा निकलवाया हूं, बट हम लोगों को क्या देख लेना है, इस पे हम बहुत डिस्कस नहीं करेंगे, बट हमें देख लेना है हीमोग्लोबिन कितना होता है, मेल में कितना होना चाहिए, फीमेल में कितना होना चाहिए, बच्चों में कितना होना चाहिए, इसको देख लें, इसको नोट डाउन कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, लास्ट का बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रोफिल कितना होना चाहिए देख लें। कुछ जगह लैब वाले कुछ वेरिएशन रखते हैं, लिख देते हैं, तो मैंने पूछा कि कहीं पे कोई लैब में ऐसे लिखा रहता है, कोई लैब में ये जो नॉर्मल वैल्यू होती है ऐसा होता है। तो उन्होंने बताया कि ऐसा इसलिए होता है कि जो फॉरेन राइटर होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ थोड़ा सा वेरी लिखते हैं, और इंडियन जो राइटर होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट लिखते हैं। अब वो रीजन जो भी हो, तो उन्होंने ऐसा मुझे बताया। तो हम लोगों को क्या करना है, न्यूट्रोफिल का नॉर्मल काउंट देख लेना, लिम्फोसाइट का नॉर्मल काउंट, स्नोफिल, मोनोसाइट, बेसोफिल, ठीक। आरबीसी का नॉर्मल काउंट कितना होता है? 3.5 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक। पीसीबी कितना होता है? कल हमने बताया था 45 to 55, हाँ शायद एग्जैक्ट, एक बार देख लेंगे बुक से, इसमें लिखा हुआ 33 to 54, बट बुक ज्यादा ऑथेंटिक है, इसको हम बहुत ऑथेंटिक नहीं बोल सकते हैं। एमसीबी कितना होता है? एमसीएच कितना है? एमसीएचसी क्या होता है? फिर छोड़ देना। प्लेटलेट काउंट नॉर्मली कितना?
पीसीटी क्या होता है ये देख लेंगे। आरबीसी पीसीबी, अच्छा ये रिपीट हो गया, ठीक है। हाँ ये देख लेंगे। फिर बिलिरुबिन कितना होता है, 0.221, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। एसजीपीटी कितना होता है, 5 to 40। एसजीओटी क्या होता है, 8 to 40। एल्केलाइन फॉस्फेटेज 42 से 150। फिर टोटल प्रोटीन कितना होता है, पूरा डिटेल्स वीडियो ऑलरेडी पड़ा हुआ है, वहां से देख लें। इसको आप लोगों को क्या करना है, शंभुलिंगम से पढ़ लेना है। टोटल प्रोटीन, एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन ये कितना होता है ये देख लेंगे। फिर हमें देख लेना है ब्लड शुगर, रैंडम छोड़ देते हैं, रैंडम 100 to 160। बट पूछ क्या सकता है, ब्लड शुगर फास्टिंग कितना होता है, पीपी कितना होता है ये पूछ सकता है। हम लोग देखेंगे टोटल कोलेस्ट्रॉल कितना होता है बॉडी में, ट्राइग्लिसराइड कितना होता है, एचडीएल कितना, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कितना होता है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कितना, वीएलडीएल कितना होता है, इसको देख लेंगे। फिर देख लेंगे यूरिया की नॉर्मल वैल्यू, क्रिएटिनिन की नॉर्मल वैल्यू, सोडियम की नॉर्मल वैल्यू, पोटेशियम की नॉर्मल वैल्यू। एक बार यहाँ भी ये काफी हद तक सही लिखे हैं। यूरिया कितना होता है, 20 से 40 mg/dl। फिर क्रिएटिनिन कितना होता है, 0.92, 1.2 भी कोई लिखता है, कोई 1.4 भी लिखता है। इसको एक बार आप लोग कंफर्म कर लेंगे। सोडियम कितना होता है, 135 से 155 मिलीमोल पर लीटर। पोटेशियम कितना होता है, 3.5 to 5.5 मिलीमोल पर लीटर। क्लोराइड कितना होता है, 97 to 108 मिलीमोल पर लीटर। कैल्शियम कितना होता है, 9.5 to, कोई कोई लिखता है 9, यहाँ पे लिखा हुआ है 9.5 to 11.5। इसको आप लोग बुक से एक बार देख लेंगे। यूरिक एसिड 2.22 से लेके 7 mg/dl, बट कहीं कहीं 6.5। महिलाओं में थोड़ा वेरी करता है, मेल में और फीमेल में। ब्लड शुगर फास्टिंग अभी मैंने बात किया, 60 to 100 mg/dl। ब्लड शुगर पीपी 100 to 160 mg/dl। तो हमें क्या करना है, ये तो मैंने एक आइडिया दिया आपको। आप लोगों ने क्या करना है कि एक बार बुक में कौन सी बुक है, मैं इसको सर्च करता हूं, यदि मुझे मिल जाता है। मुझे लग रहा है कि मैं जो जब तैयारी किया था तो मैं इससे पढ़ा था। पीएम में शायद पढ़ा था, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा। तो हम लोगों को क्या करना है, एक बार उसको देख लेना। बाकी यदि मेरा चैनल पसंद है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।